शुभंकर जी, आपको आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, एक्चुअली लाइक प्रिपेयरिंग आईएएस जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसका एक्चुअली पॉलिटी सेक्शन का डिटेल सोल्यूशन मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई वाज थिंकिंग कि 15-20 मिनट में हो जाएगा, बट इट टुक 1 आवर, जो कि कुछ लोग मुझे इंसेन बोलेंगे। बट इफ़ यू विल सी द वीडियो, यू गाइज विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, कि कितना डिटेल्ड है उसका सोल्यूशन और कितना मेथोडोलॉजिकल होता है यूपीएससी का एग्जाम। खासकर जो सबसे ज़्यादा आसान सेक्शन माना जाता था, पॉलिटी यूजुअल सेक्शन माना जाता था, वो कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो आप लोग यू टेक आउट द टाइम, आई हैव शेयर्ड द डायरेक्ट लिंक ऑल्सो। जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं है उसको कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं उसमें ऑथेंटिकली करूँगा, और जितना मेरा नॉलेज है उससे मैं एनालाइज भी करता रहता हूँ उसमें। तो 53-54 मिनट का वो सेशन है अभी, पॉलिटी का केवल 20 क्वेश्चन। बट वो 20 क्वेश्चन नहीं है, उसमें बहुत सारे नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके गवर्नेंस, लीगल एक्यूमेन और पॉलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेगा। तो प्लीज़ डू सी दैट। एंड यहाँ भी हो सकता है फ़ायदा करे आपको, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस से 1 या 2 क्वेश्चन बीपीएससी में, या बीपीएससी के प्रीलिम्स से 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी में, ये भी होता है। तो ऐसे आता आया है, तो फिर उस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो चुका है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वी हैव टू स्टार्ट। अभी से लेके 7 बजे तक मैं कराऊंगा, और 7 से 8 कुंदन सर को वापस कॉल करना पड़ेगा मुझे, दैट आई हैव नॉट डन। और बीच में किसी भी तरीके से प्लीज़ आप थोड़ा आज ये समझिए कि मैं आई एम नॉट लाइक टोटली कंडीशनड टुडे, लेकिन मैंने वादा किया तो मैं उसको कंप्लीट ही करूँगा। अभी जो सेशन है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, रिसोर्सेज को आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट का। उसके बाद जीएस के नोट्स मेकिंग के बारे में थोड़े ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से सब टॉपिक्स इसमें डिजाइन किया जाता है वो मैं ट्राई करूंगा। जो बच जाएगा अगले सेशन में, कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ। सो इट इज़ लाइक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो आप लोग कभी मत सोचिएगा कि आज छूट गया या आज के एजेंडे में था आज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगले दिन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल, और जो चीज़ें आपने की हैं आज, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे मेरी ये है कि आंसर राइटिंग जो आप लोगों का है उसको लाइव चेक किया जाए, ईच एंड एवरी लोगों का। तो प्लीज़ आप लोग साथ देंगे, बीच बीच में हाँ ना कहते रहेंगे प्लीज़। और बाकी कोई भी सवाल अभी मेरे से ना करेंगे, सेशन के एंड में मैं आपको मौका दूंगा, और टाइम बहुत कम है आज। तो आज मेरे को फॉरगिव करें कि बीच में कोई क्वेश्चन इस तरीके का ना लाएं। मैं खुद ही सारा कैटर करूंगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछने का पूरा मौका दूंगा, आधे घंटे तक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट 7 से 8 पहले कुंदन जी को भी करने देंगे, कुंदन सर को, और उसके बाद भी हम ओपन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रेस्ट विद मी, आप लोग सिट विद मी, और वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कंसर्न्स ऑफ योर्स। ठीक है, आज मैं ख़त्म कर दूंगा ओरिएंटेशन को, चाहे जो भी हो। और कल मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेटजाइज करेंगे, देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं वहाँ पे, आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और ओरिएंटेशन की जो कुछ चीज़ें पोर्शन बची रह जाएंगी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले दिन के लिए। ठीक है, तो ये हम कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग से, जहाँ पे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि लाइक सिलेबस के थ्रू किस तरीके से रिसोर्स बिल्डिंग हम करते हैं।
देखिए इंग्लिश वाला निकालना तो इंग्लिश में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रीन तो आ ही रहा है ना आप लोगों के पास? यस सर। चलो बताते रहिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे कभी कभी मैं मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया। इट वाज सब्सटेंशियल लॉस फॉर आवर एनर्जी। पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो गया। एनीवेज, मोस्टली लोग थे ही तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिख रहा है आप लोगों को सिलेबस कंप्लीटली? यस सर। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर में मैंने बता दिया। किसी को भी रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम अभी आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, आपने ऑलरेडी सर डिटेल में सब बताया हुआ। स्टैटिस्टिक्स में कुंदन सर बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रहा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, मैंने आपको ये बता दिया था कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में किस तरीके से चीज़ों को पिरोया जाता है। जीएस पेपर 2 के साथ इसका क्या हिसाब है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इसमें आता है करंट इवेंट्स में। नेशनल लेवल पे बाकी जितनी भी चीज़ें होती हमने उसको आईएएस के सिलेबस, प्रीलिम्स के सिलेबस से देखा था कि चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो, कल्चर ऑफ इंडिया हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटलिज्म हो, इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी के कंसर्न हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, इन सारी चीज़ों में, डेमोग्राफी हो, राइट्स इश्यूज हो, पब्लिक पॉलिसी हो, इन सारी चीज़ों में हम क्या देखते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उस चीज़ को याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको 5 या 6 अवयव बताए थे, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। उसके अतिरिक्त आपको जैसे आईपीआर वाली पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, पेटेंट एंड ऑल, और उसके साथ साथ जो भारतीय वैज्ञानिकों का और बिहारी वैज्ञानिकों का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे साइंस एंड डेवलपमेंट में, और साइंस एंड डेवलपमेंट के जो सॉल्यूशंस ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में है, ये सब सारी चीज़ों की हमने चर्चा की थी मॉर्निंग में। तो उसको याद रखिएगा, उस चीज़ को आप लोग बार बार नोट डाउन करके रिवाइज करते रहिएगा। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें हम कि अप्लाइड एस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पूछ रहा है, इनोवेशन पूछ रहा है। साइंस का और टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन अप्लाइड एस्पेक्ट में है वो क्या है, इनोवेशन है, इसको इनोवेशन बोलते हैं। और जो अप्लाइड एस्पेक्ट को हम, जी बताइए। किसी ने सर आप, हाँ जी सर, प्रेरणा सर, एक मिनट, सॉरी सर, आपने जैसे बताया था कि नेहरू गांधी के लिए स्पेक्ट्रम की लेने के लिए बुक अगर लेना है तो जो कुछ क्वेश्चंस थे इस तरीके के, पटना कलाम एंड ऑल, तो उसके लिए जो 11th की बुक आपने बोला था सर, उसके इंडेक्स में तो मुझे वो कोई टॉपिक नजर नहीं आया, तो उसके लिए कोई अलग से बुक लेनी पड़ेगी क्या? मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो 11th का मैंने एनसीईआरटी बताई वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाता है, और मैक्रो एस्पेक्ट में जो बड़ा बड़ा अवयव है इंडियन आर्ट का, कल्चर का, पेंटिंग का, आर्किटेक्चर का, इन सारे का मिश्रण उसमें है, ठीक है। लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चन पूछा है उसको क्यों बताएगा आपको एनसीईआरटी? और एनसीईआरटी अगर बताएगा ही तो 3-4 उसकी बुक हैं तो उसमें उसको वो दिखेगा आपको। लेकिन मैंने आपको केवल एक रेकमेंड किया है, इंट्रोडक्शन टू एन आर्ट, जो लाल वाली बुक है और बहुत पतली बुक है, उसमें 8 जो था टॉपिक मैंने आपको दिखाया था, उसमें मौर्यन आर्ट कवर होगा आपका। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, मौर्यन आर्ट उसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो पटना कलाम पेंटिंग हो, या मधुबनी पेंटिंग हो, या मंजूषा पेंटिंग हो, या पाला आर्ट हो, ये सारा ही बिहार स्पेसिफिक इन डेप्थ है। तो इसका एक ही तरीका है इसको कवर करने का, जो बिहार स्पेशल आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे क्रॉन से पढ़ रहे हो, चाहे इम्तियाज अहमद से पढ़ रहे हो, चाहे आप जो मैंने रेकमेंड किया है क्या, केबीसी नैनो की बुक, वो भी एनफ है बिहार स्पेशल के लिए।
तो वहाँ पे आपको कटना कलाम पेंटिंग मिलेगा, पाला आर्ट मिलेगा, मंजूषा आर्ट मिलेगा, टिकुली आर्ट मिलेगा, सुजनी आर्ट मिलेगा, सिक्की आर्ट मिलेगा, जितनी भी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें पेंटिंग की, वो सारा वहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये बिहार के पर्सपेक्टिव में इन डेप्थ बिहार स्पेशल से पढ़ना है आपको। इसके अतिरिक्त जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, इसका भी सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, जनरल स्टडीज केबीसी नैनो का। उसी से घूम फिर के हर बार रिपीट क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कंटेंट डिफरेंशिएशन के लिए बोला था, वो मैं आपको करवाऊंगा। या तो आप लोग लिख के नोट्स बनाएं और मुझे दिखाएं, मैं कंटेंट डिफरेंशिएशन में ऐड करवा दूंगा। यानी तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पॉइंटेड आपको बताता चलूँ कि इसमें ये है, ये है, ये है, आप नोट डाउन करते चलो। तो दोनों तरीके से आपका हो सकता है, बट दिस इज बिहार स्पेशल। और ये एकदम कॉमन सेंस की बात है कि बिहार स्पेशल वाली बुक पढ़ के पाला आर्ट, पटना कलाम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, जितनी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, खासकर पाला आर्ट और पटना कलम को बार बार पूछा गया, और मौर्यन आर्ट को एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मौर्य का जो एज था वो इंडिया के ओवरऑल चीज के लिए था। पाला आर्ट एक तरीके का रीजनल, पालाज जो थे वो रीजनल फोर्स थे, रीजनल डायनेस्टी थे। पटना कलाम जो है वो डेवलप होता है पटना एरियाज में, नालंदा एरियाज में, तो इसलिए उसका भी एक लिमिटेड एस्पेक्ट है। बट मौर्य एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल फोर्स था, मौर्यन साम्राज्य, और वो पूरे इंडिया के ऊपर में रूल करता है। तो इसीलिए उसका जो आपका आर्ट है वो आपको मेजर बुक्स में मिलेंगी। जिस तरीके से मैंने बिपान चंद्रा में आपको बताया कि 1857 की क्रांति को नेशनल सेगमेंट में पढ़ने के लिए बिपान चंद्रा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपको पढ़नी है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। लेकिन अगर आप 1857 में बिहार का फोर्स देखते हैं तो अगेन केबीसी नैनो या जो भी बुक आपके पास है बिहार स्पेशल का, वो पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे दो तरीके की चीज है, एक नेशनल लेवल पे पढ़ना होगा, मैक्रो एस्पेक्ट में ओवरऑल जो चित्र बनता है, समष्टि और व्यष्टि का कॉन्सेप्ट आप लोग हिंदी में समझते होंगे। दिस इज द कॉल्ड, पूरा का पूरा होल यूनिवर्स आपको पढ़ना है मान लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया ओवरऑल डायरेक्शन आपका, जो कि इंडियन आर्ट के लिए आप पढ़ोगे। और उसके अंदर में फिर आप छोटे छोटे एलिमेंट बिहार का ढूंढोगे, जो कि बिहार स्पेशल में आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप एक अलग बुक पढ़ोगे और इसके लिए एक अलग बुक पढ़ोगे, राइट। ये चीज़ है, कोई भी अलग तरीके का आपको नहीं है, जितना मैंने बताया है वो एनफ है, मोर देन आपके कंटेंट मेकिंग के लिए। डिफरेंशिएशन के लिए मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर आपका हो गया। स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स आपको कुंदन सर पढ़ाएंगे। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स, मैंने आपको रिसोर्सेज ऑलरेडी बताए हैं। अब आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में देखते आना है सबसे पहले PYQ, मैं कराऊंगा आपको, खुद ही आप देख सकते हैं, बट उसका जो एक टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेंस का है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया कि लिखा तो इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें पूछ दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। जो आपका बायोफ्यूल वाला जो था रॉकेट, उसके बारे में पूछा था पेपर 1 में, ठीक है। और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले में 2 IR के क्वेश्चन थे, एक इंडिया EU रिलेशन के बारे में था, एक ब्रिक्स का 12th वाला मीटिंग जो था उससे रिलेटेड था, और एक ऐप के बारे में था। तो एप्लीकेशन भी क्या हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, और खेती किसानी के बारे में पूछ रहा तो ज्योग्राफी का भी पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि पेपर 2 और पेपर 1 को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो आपको करंट पढ़ना है, करंट के जो क्वेश्चन ज्यादातर ट्रिगर करेंगे वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब पेपर 1 में ट्रिगर करेंगे। लेकिन स्टैटिक में भी अगर आपको करंट लिखना है या ये पूरा पॉइंट यहाँ पे करंट में लेके जाना है, तो इसके लिए GS पेपर 2 आपको अच्छे से स्टैटिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। और स्टैटिक वाइज पढ़ने में यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंटेंट और जो रिसोर्स है वो अलग हो जाएगा, वो हम अभी आते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या रिसोर्स होगा लिखिए, पहला रिसोर्स लिखिए, सबसे पहला रिसोर्स, जो पहला रिसोर्स है आपका करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल वाले में, वो आपका पहला रिसोर्स हो जाएगा यूनियन बजट, ठीक है। यूनियन बजट में कई बार क्या होता है कि जो मेजर प्लान होता है या प्रोग्राम होता है या पॉलिसी होता है या एप्स डेवलप होते हैं या कोई एक सोशियो इकोनॉमिक पार्लेंस में कोई बात होती है,
तो उसको वहां से ट्रिगर करा के एक पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। या अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जो कि यूनियन बजट का तो नहीं है, लेकिन यूनियन बजट के बहुत सारे फैक्टर्स आपको उसमें लिखने हैं, तो आपकी जान बच सकती है। अदरवाइज वो क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का होगा देखने में। तो डिटेल अगर आपको बनाना है तो यूनियन बजट का सहारा लेना होगा। साथ में दूसरा लिखिए बिहार बजट। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट बोल रहा है, करंट इंपॉर्टेंस का, बिहार बजट क्यों बता रहा है? तो आपको हर क्वेश्चन में बिहार के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं और उससे क्या होगा, 2 से 3 मार्क हर क्वेश्चन में आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो बिहार बजट को भी इसमें देखेंगे। तीसरा क्या हो गया, यूनियन लेवल पे जो इकोनॉमिक सर्वे आती है, इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, इसमें अब एक बहुत ही अच्छा चीज है, आप लोग पूछेगा कि यूनियन बजट कौन सा पढ़ें, बिहार बजट कौन सा पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे कौन सा पढ़ें। तो मेंस के टाइम जाते जाते आपका पिछला साल का जो बजट है वो बहुत पुराना हो जाता है। तो इसलिए यूनियन बजट 2022 का आपको पढ़ना है मेंस के लिए, प्री के लिए दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको अभी भी, क्योंकि ये एग्जाम 2021 में डिजाइंड था, लेकिन ये 22 में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन आपको पूछेगा 21 से। तो 2022 का आपको यूनियन बजट, बिहार बजट 2022 का, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, क्योंकि यूनियन इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक साल पहले का और करंट ईयर में आके खत्म होता है उसका सर्वे का एनालिसिस, और अगले साल के बारे में बताता है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में शेप देता है वो। तो पहले 2 पार्ट में होता था, लेकिन इस बार इसका एक ही पार्ट है और 10 चैप्टर में सारा खत्म हो गया। इसको इन डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे जो यूनियन का है। चौथा, बिहार, बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी आपको रिसेंट वाला 21-22 वाला ही पढ़ना है। तो ये 4 रिसोर्स आपको दिख तो रहा है, लेकिन ये हम जब बनाएंगे एक जगह तो ये आपका कहाँ कहाँ काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में इन डेप्थ काम आएगा। जो आपको पता है, आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिगर हो जाते हैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे से, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 113 से 115 मार्क्स तक ले आता था GS 3 में, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता था इकोनॉमिक पोर्शन में, क्योंकि उसमें 4-5 पोर्शन है यूपीएससी में। तो केवल एंड केवल इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ के उसका डेटा तैयार करके उसकी एक एक चीज को याद रख के कोट करना होता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फलाना ईयर वी हैव सीन दिस थिंग। तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, टॉप लेवल का नंबर ले आ सकते हैं आप लोग। तो ये प्रीलिम्स में और मेंस के दोनों सेगमेंट में कहाँ कहाँ आप यूज करेंगे, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, मतलब सेक्शन 2 में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आए, माइंड यू, जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे में यूज करेंगे, अगर वो केवल IR के क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि IR वाले में ज्यादा यूज नहीं होगा। बाकी सारे सेक्शन में आपको यूज करना है, चाहे किसी भी तरीके। ऐप वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो उसमें भी 2-4 चीजें, यूनियन इकोनॉमी के बजट वाले, बिहार बजट वाले, इकोनॉमिक सर्वे वाले और बिहार इकोनॉमिक सर्वे वाले, उसमें आपको पुट करना है। ये आपको अभी से कोशिश करनी होगी, अभी से वो डेटा फैक्ट जो है वो बनाने होंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको कंप्लीट करना होगा ये चारों डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ 5वां, ISFR, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, मेजर पॉइंट्स लिख लीजिए, मेजर पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स इंडिया में और स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स बिहार में। घबराइएगा नहीं, ज्यादा लिस्ट लंबा हो रहा है। करंट में आपको क्या है, खिचड़ी बनानी होती है, ठीक है। तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या है, मेजर मेजर पॉइंटर्स को अच्छे तरीके से नोट्स बना के उसको समझ के मेजर मेजर कॉन्सेप्ट को लिख के डेटा पॉइंट बनाना होता है, सारे लोग करते हैं। ISFR हो गया आपका स्पेसिफिक पॉइंट और मेजर पॉइंट। इसमें लिखिए फिर 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन में क्या हो जाएगा आपका, 15th फाइनेंस कमीशन में मेजर रिकमेंडेशंस। अब देखिए फाइनेंस कमीशन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसमें मेजर रिकमेंडेशन यूनियन प्लस स्पेसिफिक रिकमेंडेशन विद कंसर्न टू बिहार, ये होना चाहिए आपका। 15th फाइनेंस कमीशन में आपको क्या है, हेल्थ के लिए रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस दिए हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दिए हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दिए हैं। तो पेपर 2 में तो आपको पूरा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ भी आपको जो करंट इवेंट वाले क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि वैसे आए जो आप सोच रहे हैं
कि केवल स्टैटिक वाले में आएंगे, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां इनमें से सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। तो आपको ये इसीलिए मैंने बोला कि टारगेट आप कर रहे हैं सेकंड पॉइंट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, बट आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो दोनों में यूज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको सेकंड में वेस्ट नहीं हो रहा है। सेकंड के लिए मेजर रिसोर्स है और फर्स्ट के लिए ये माइनर रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 में भी इसका इनपुट आपको डालना है। तो यूनियन बजट, बिहार बजट, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मेजर पॉइंटर्स इंडिया लेकिन स्पेसिफिक पॉइंटर बिहार, 15th फाइनेंस कमीशन मेजर रिकमेंडेशन यूनियन और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बिहार। ज्यादा नहीं है ये सब रिपोर्ट, बहुत छोटा छोटा रिपोर्ट है। 7वां लिखिए, नीति आयोग, नीति आयोग इंडिया एट 75, इंडिया एट 75 रिपोर्ट। मैं सबको दिखाता हूँ, डोंट वरी, कहाँ से क्या करना है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि बाप रे बाप ये तो बहुत ज्यादा आदमी लोड कर रहा है। दिखाऊंगा मैं एक एक चीज आपको। नीति आयोग का इंडिया एट 75 रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, उसका जिस्ट कैसे करना है, क्योंकि ये 200 पेज की बुक है, 200 पेज की, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो छूटा हो, वो सारे एरिया को कवर करता है। 8वां रिसोर्स लिखिए, ये दोनों ही पेपर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में भी इसका पुट जाएगा, ठीक है। 8वां लिखिए, न्यूज पेपर 1, एक न्यूज पेपर आपको डेली लेवल पे कम से कम 2 आर्टिकल आपको पढ़ना है। कितना आर्टिकल पढ़ना है? 2 आर्टिकल, और उसका मेजर पॉइंटर आपके कॉपी में होना चाहिए। एक कॉपी लीजिएगा, एक ही कॉपी लीजिएगा और उसमें 2 बना दीजिएगा, एक नेशनल के लिए और एक इंटरनेशनल के लिए दूसरे साइड में, मतलब कॉपी के हाफ हाफ हिस्से कर लीजिएगा, मोटा वाला कॉपी लीजिएगा। तो ये जनरल स्टडीज के लिए हो जाएगा आपका 1 के लिए, और 2 के लिए एक कॉपी बना लीजिएगा। 2 कॉपी आप रखिए और दोनों को फिर फाइनल मेंस के दिन भी आप रिवाइज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर 1, उस एक न्यूज़पेपर आपको कोई भी, हिंदी इंग्लिश कोई भी, और जो इंग्लिश कर रहे हैं वो एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ IR, सॉरी IE, इंडियन एक्सप्रेस एंड एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों कर सकते हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता। और हिंदी वाले को किसी को भी पढ़ना है तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण एंड जनसत्ता, इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। इंग्लिश वाले भी हिंदी पढ़ सकते हैं अगर उनको IAS की तैयारी नहीं करनी है तो। IAS की तैयारी करनी है, द हिंदू का कोई काट नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का कोई काट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस आपको इंटरव्यू के टाइम में पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन इसका एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत बेहतरीन होता है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन जो UPSC में प्रीलिम्स में आए हैं वो एक्सप्लेन्ड सेक्शंस में थे, उसका जवाब उसमें था। तो द हिंदू और आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया। 9वां जो है, मॉर्निंग में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बताया था, वो भी यहीं पे लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि वहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट में बता दिया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने स्पॉटलाइट बताया था। स्पॉटलाइट कहाँ से देखेंगे? visionis.com या .in से देखेंगे, वहाँ पे लिस्टिंग है, उसको सुनते रहेंगे डेली और उसमें से छांटेंगे। अगर छांटने में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेंगे कैसे छांटा जाता है या मेजर क्या क्या होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे देखना स्टार्ट करेंगे आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। IR एंड IO में एक चीज़ और भी है, अभी जो संसद टीवी है, जिसको पहले राज्यसभा टीवी कहा जाता था, तो संसद टीवी से आपको मैंने बताया इंडियाज वर्ल्ड करके आता है, वो देखना है, जो IR के लिए बहुत रामबाण चीज़ है, इंडियाज वर्ल्ड। और RSTV में ही या संसद टीवी जो अभी नाम है उसमें आपको बिग पिक्चर करके आता था। और दूसरा मैंने आपको बताया था फ्रैंक रॉजन पेरेरा का भारता इज फर्स्ट, ये चैनल है, ये RSTV में काम करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये अलग होके अपना बना लिए वो चैनल, और बहुत ही अच्छा, वो एक्चुअली UPSC वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं वो, तो बहुत ही अच्छा है ये भी। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैंने आपको क्या बताया था, जो बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल वाला डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से मेजर ग्रुपिंग्स का, जो मैं अभी वो कराऊंगा, जो क्लासेज होंगी तो वो सब चीज़ें आएंगी आपको, कैटेगरीज इतनी जल्दी वैसे ही नहीं बता दिया जाता, वो क्लासेज में आपको बता दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल डायलॉग में से मेजर लिख लीजिएगा, मेजर ब्रीफिंग्स आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि ब्रिक्स का, बिम्स्टेक का, इंडिया EU रिलेशन का, बड़ा बड़ा रिलेशन जो है हम उसको उसमें से पढ़ेंगे। तो IR एंड IO सेक्शन हो गया।
नेशनल वाले एक सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, बिहार वाले सेक्शन के लिए भी बिहार का भी आपको बिहार का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, एक इंग्लिश में से पढ़िए और उसमें से मेजर मेजर छांट लीजिए सिलेबस के हिसाब से, अगर केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, और एक बिहार के न्यूज़पेपर में से बिहार स्पेसिफिक सारा पढ़ते रहिए। आपका काम आसान होगा इंटरव्यू में भी, ठीक है। प्रीलिम्स में तो काम करता ही है, करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सारा लिख लिया आप लोगों ने? सारा लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कंप्लीटेड ना? यस सर। तो देखिए अब क्या होगा कि जब हम पेपर 2 का अभी हम आपको बताएंगे रिसोर्सेज, तो वो वाले रिसोर्सेज का इनपुट आपको कहाँ पे जाएगा? स्टैटिक पोर्शन का करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो पेपर 2 में भी आपके यूज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन या इंटीग्रेशन। अब आ जाइए इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के मैंने रिसोर्सेज बताए थे क्या, या नहीं बताए अभी? लक्ष्मीकांत बुक आपने सर बताया हुआ है सर। ठीक है, लक्ष्मीकांत तो चलिए ठीक है। अच्छा, वो उसमें आप लिख लीजिए इंटरनेशनल वाले में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आईआर में लक्ष्मीकांत, क्योंकि आप लोगों को एक जगह एकत्रित हो जाएगा। लक्ष्मीकांत फॉरेन पॉलिसी चैप्टर, फॉरेन पॉलिसी चैप्टर। जिनको डिटेल में पढ़ना है पैक्स इंडिका पढ़ लें, इंग्लिश में जिनको कमांड है या जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पैक्स इंडिका ज़रूर पढ़ लें, शशि थरूर जी की। बट मैं बोल रहा हूँ ये मेजर रिसोर्स नहीं है, कहीं पे दिखा मत दीजिएगा कि बीपीएससी में तैयारी करवा रहा है पैक्स इंडिका पढ़वा रहा है, मेरे को दौड़ा के पीटेगा वो लोग। बोलेगा भाई तुम लोग बिजनेस खराब कर दोगे, ज्यादा ज्ञान देंगे तो बिजनेस खराब हो ही जाएगा ना उन लोगों का। इंडियन पॉलिटी ए में आ जाइए सबसे पहले लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के सारे नहीं, मेजर चैप्टर्स, अब वो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा। मेजर चैप्टर्स, मेजर चैप्टर्स जो है उसमें एक चैप्टर मैं आपको पहले बता देता हूँ, पार्लियामेंट। दूसरा चैप्टर प्रेसिडेंट। तीसरा चैप्टर गवर्नर। ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत अहम है। आज भी यूपीएससी के एग्जाम में पार्लियामेंट चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आए हुए, 5-5 क्वेश्चन आए। प्रेसिडेंट से ढेर सारे क्वेश्चन आज भी हैं, दो या तीन क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का जिक्र है। गवर्नर, गवर्नर का क्वेश्चन नहीं था आज। ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ओके, उसके बाद शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स में आपको 5th and 6th शेड्यूल एंड 11th and 12th शेड्यूल, 11th and 12th शेड्यूल, ये 4 शेड्यूल आपको बहुत डीपली पढ़ना है। 5th शेड्यूल में क्या इश्यूज हैं, 6th शेड्यूल में क्या इश्यूज हैं, 11th शेड्यूल में क्या इश्यूज हैं, 12th शेड्यूल में क्या इश्यूज। ठीक है, और इसके साथ साथ 10वां जो है 10th, आज भी एक क्वेश्चन आया था एंटी डिफेक्शन लॉ जो, तो 10वां शेड्यूल भी आपको पढ़ना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 शेड्यूल आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा। इसके इम्प्लीकेशंस भी पढ़ने होते हैं क्योंकि ये लगातार चर्चा में आते हैं। तो शेड्यूल्स में आपको 5वां, 6ठा, 11वां, 12वां, इसके साथ साथ 10वां, तो 5वां, 6ठा, 10वां, 11वां, 12वां, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड शेड्यूल। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हो गए आपके मेजर कोर एरियाज। दाल भात चोखा मिलाएंगे अभी छोटा छोटा उसमें। और
पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, शेड्यूल्स 5, 6, 10, 11, 12, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। इतना लिख लिया आप लोगों ने मेजर चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत। एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ, क्या पता आपको यही बता दूं तो फिर काम बच जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादा पूछता है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में ज्यादा पूछता है, बीपीएससी के हिसाब से बताओ। सेलिएंट फीचर्स, ये भी कोई खास आपको जरूरी नहीं है मेंस में। प्रीएम्बल ऑलवेज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच नीडेड। यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप पूछता है बट वी विल अवॉइड इट फॉर नाउ। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर एंड अमेंडमेंट्स। अच्छा, अमेंडमेंट्स देखिए क्या है कि अमेंडमेंट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, दो कभी कभी आता है वो, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेंस के राइटिंग में यूज करेंगे और ये आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और अमेंडमेंट पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में भी। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड अमेंडमेंट्स को भी आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे मेजर एरियाज में। पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना जरूरी, लेकिन अभी इसमें हम नहीं जाएंगे। एक चैप्टर लिख लीजिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस, एक लिखिए पंचायती राज। एक लिख लीजिए नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग लिख लिया आपने। एक लिख लीजिए रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, सर हिंदी। बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं है मेजर, छोटा छोटा चीज बाहर से भी पढ़ लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि लक्ष्मीकांत। सर ये रोल ऑफ रीजनल पार्टी ये सारा किधर से करेंगे? सारा लक्ष्मीकांत ही बताया मैंने अभी, लक्ष्मीकांत के अंदर का मेजर चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए जिनको हिंदी में लिखना है लिखिए, लक्ष्मीकांत को लक्ष्मीकांत ही बोलेंगे। और जो प्रमुख अध्याय हैं, मुख्य अध्याय, उनका नाम लिखिए। पार्लियामेंट पहला, राष्ट्रपति दूसरा, संसद भी लिख सकते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट भी लिखते हैं बहुत लोग। संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शेड्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सूची। सूची, अनुसूची, सूची। ठीक है, शेड्यूल लिख लीजिए, 5वां, 6ठा, 10वां, 11वां, 12वां। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। फंडामेंटल राइट्स लिखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखिए। मौलिक अधिकार बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट को। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मुख्य कर्तव्य, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट्स, केंद्र एवं राज्य के संबंध,
केंद्र एवं राज्य के संबंध, पंचायती राज, नीति आयोग, रीजनल राजनीतिक दल, रीजनल पार्टीज, जो उसका जो भी हिंदी आप कर लीजिएगा। ये सब ऐसे हैं जो कि कामचाल के भाषा के हैं चीज़ें। मैंने आपको बताया, आपको अगर सबसे अच्छा तरीका सीखना है हिंदी बोलने का तो मोदी जी को देखिए, वो सारा वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, बीच में पूरा हिंदी डालते हैं, तो वो सबसे इम्पैक्टफुल होता है आज के डेट में, चाहे आप हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी को हों। फंडामेंटल राइट, पीपीएसपी है, ये सब है, ये सब चीज़ को ऐसे ही बोला जाता है। बोलचाल का लैंग्वेज जो लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स उठेगा। हो गया ना, आपको लिख लिया आपने उन्हें? चलिए अब आ जाइए आप, इंडियन पॉलिटी का आपको एक लक्ष्मीकांत हो गया। बी में लिखिए, बी, मेजर या मुख्य, मेजर गवर्नेंस टॉपिक्स। ये मैं आपको टीच करूंगा, कहीं से देखने की जरूरत नहीं है इसको, टॉट बाय मी। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं इसको गवर्नेंस वाले टॉपिक को आपको टीच कर दूंगा, नोट्स आपको डिक्टेट कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो नोट्स भेज भी दूंगा, ठीक है। ये हो गया इंडियन पॉलिटी के लिए आपका दो चीज। सी हो गया इसी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अखबार है या न्यूज़पेपर है वो इसका एक मेन पार्ट है अखबार। तो इसमें जो भी करंट इवेंट आएगा इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में, वो इसमें आपको डायरेक्टली पढ़ के करंट वाली चीजों को ऐड करते रहना है, किसमें, स्टैटिक पोर्शन में। तो अखबार कैसे कनेक्ट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स में मान लीजिए बढ़ोतरी हुई या चेंज हुआ या कुछ डिबेट उठ गया, गवर्नर के पावर्स में या गवर्नर के ऑफिस को हटाने की बात चल रही है, तो डिबेट उठ गया, तो उस चीज का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो मेन नोट्स होता है, उसको आपको ऐड कहाँ करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन का जो नॉलेज है उसमें ऐड करते रहना पड़ेगा। दैट्स वाई अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए। मेजर गवर्नेंस टॉपिक्स मैं पढ़ा दूंगा आपको, लक्ष्मीकांत में जो मेजर चैप्टर्स हैं उसको पढ़िए भी, मैं भी उसमें से मैक्सिमम कवर करूंगा, ठीक है। ये आपका मेजर रिसोर्स हो गया इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी में आपको जो बिहार का पॉलिटी पढ़ना है तो उसमें एक रिसोर्स लिख लीजिए, चौथा रिसोर्स बिहार। तो बिहार वाले में आपको बिहार स्पेशल जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें बिहार पॉलिटी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, बिहार पॉलिटी। अच्छा, इसमें क्या है, ये जितना भी आप देख रहे हैं सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का, जब आप पेपर प्रीलिम्स पेपर का सिलेबस देखेंगे, इसमें ये देखिए, ये आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट का है ना, तो इसमें जो चीजें लिखी हुई है, इसको हमने प्रीलिम्स के टाइम पे तोड़ के देखा था, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो एग्जाम डिटेल में लिखी हुई है कि ज्योग्राफी में ये क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपको जो साइंस है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या आपको इकोनॉमी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पॉलिटी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और बेसिकली बिहार के स्पेसिफिक रेफरेंस में इसमें बहुत चीजें लिखी गई हैं जो मेंस में नहीं लिखी गई हैं इसमें। तो लेकिन ये जो आपका है, ये आपका एंकरिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपको इसमें भी काम देता है बिहार स्पेशल पॉलिटी मेंस के लिए। तो जितना आप बिहार वाला प्री में पढ़ेंगे ना, उसी को दोहराएंगे आप मेंस में, और उसी से आपका काम निकलेगा। इसलिए मैंने बिहार स्पेशल, बिहार पॉलिटी भी जो बोला, इंडियन पॉलिटी में बिहार पॉलिटी ऐड करने का, वो सारा कुछ जानकारी आप उससे बिहार स्पेशल वाले से लेंगे। तो बिहार स्पेशल के लिए जो 3 बुक बताई गई है आपको, वही यहाँ भी काम आ जाएगा, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी में जब आपको लिखना है तो 4 चीजें आप जरूर लिखेंगे।
अपने आंसर्स में लिख लीजिए। पहला, नीति आयोग रिपोर्ट का रिपोर्ट्स, बस ये लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि ये चीज कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंडिया 75 वाला भी नीति आयोग रिपोर्ट्स। दूसरा, 15th फाइनेंस कमीशन, 15th FC लिख लीजिए उसको, 15वां फाइनेंस कमीशन जो है उसका रिकमेंडेशन। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो मेंशन करेंगे, 15वां फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा, सेकेंड ARC। अच्छा, आप लोग में से मोस्टली बहुत सारे बच्चों का आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकेंड ARC पढ़ेंगे वो इसमें नोट डाउन करेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे वो भी मेजर टॉपिक के कुछ कुछ रिकमेंडेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसका आपको इसमें मेजर रिपोर्ट्स का कुछ फैक्ट इसमें डालेंगे नंबर बढ़ाने के लिए। वो अलग से आप काम कर सकते हैं उस पर, और वो मैं आपको बता दूंगा उसमें से कौन कौन सा रिपोर्ट है। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट पे रिपोर्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एथिक्स इन गवर्नेंस पे रिपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो सब चीजें हम इंडियन पॉलिटी में डालेंगे। तो ये 3 चीज। तो ये सेकेंड ARC वगैरह करते कहाँ से हैं? सेकेंड ARC का आपको नोट्स प्रोवाइड कराया गया था, दोबारा मैं इसको रीसेंड करूंगा, क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट से तो कर नहीं पाएंगे, बहुत डिटेल्ड है, लेकिन वो बनवाया हुआ है मैंने, तो उसमें आपको भिजवा दिया जाएगा। वो भेजा भी है ग्रुप पे, तो आप लोगों को That एक्सेसिबल was चाहिए। not there in last group of yours. कोई एक व्यक्ति नोट डाउन कर लीजिए, उसको बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में नीति रिपोर्ट, 15th फाइनेंस कमीशन, सेकेंड ARC, इसके बाद यूनियन एंड बिहार बजट। ये कोटेशंस की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोट करना है आपको। ये चौथा हो गया यूनियन और बिहार बजट, और 5वां हो गया आपको इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का और बिहार का, ठीक है। उसके बाद छठा लिखिए, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में दिए गए हैं, तो उनको आप कोट कर सकते हैं। पुंछी कमीशन उनमें से एक है, सरकारिया कमीशन एक है। अच्छा, इसमें आपको घबराना नहीं है, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की कुछ कुछ चीजें स्टैटिक वाले पोर्शन में दी रहती हैं, उतना मोर देन एनफ होता है। तो आपको स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको नाम लिख देना है कि पुंछी और सरकारिया कमीशन ने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे बहुत सारी बातें बताई। और जैसे गवर्नर है तो उसमें बहुत सारी बातें बताई, जैसे आपका प्रेसिडेंट है उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्टर्स हैं उसके बारे में बातें बताई गई हैं। तो उसमें से कुछ चीज निकाल के हम लोगों को रख लेना है, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे ना तब लिखेंगे। अभी इसको बस समझिए कि ये कोट करना है आपको, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब आपके दिमाग में पहले से रहे, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी का स्टैटिक वाले में करंट इवेंट्स जो हैं, सातवां लिख दीजिए, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक स्पेसिफिकली आपको तैयार करके डालना पड़ेगा, बिहार स्पेसिफिक में थोड़ा लोग कमजोर होते हैं। तो करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स तो इसमें आ ही जाएगा, वो कहने वाली बात नहीं है। नेशनल करंट इवेंट्स का आपको डेफिनेटली क्वेश्चन भी आता है, तो उसी पे ट्रिगर होके आता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे कोट करनी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से इसके अतिरिक्त आपको एक जो कुछ चीजें और भी लिख लीजिए जो आप कोट करेंगे। इसमें ये रिपोर्ट्स वाली बात हो गई, बट इंडियन पॉलिटी वाले में वैल्यू ऐड कहाँ से होता है, वैल्यू एडिशन, उस चीज पे वर्क करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। लिखिए एक सेक्शन वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन में 4 या 5 फैक्ट मैं बताता हूँ जो हर क्वेश्चन में लिखना होता है। इंट्रो में, कंक्लूजन में तो डेफिनेटली वो सब चीजें बहुत काम आती है, इंप्रेसिव हो जाती है चीजें। तो पहला लिखिए वैल्यू एडिशन इंडियन पॉलिटी में, आर्टिकल्स। जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो अनुच्छेद हैं, वो आपको मेंशन करने चाहिए। कैसे मेंशन करेंगे, कैसे मेंशन करते हैं, किसी को पता है?
सर इफ यू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस पार्ट की बात की तो वहाँ हम आर्टिकल 153 मेंशन कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 क्या है? ऑर्डिनेंस पावर है सर प्रेसिडेंट का सर। सॉरी 1 2 3 इज ऑर्डिनेंस पार्ट। आई एम 2 1 3 क्या है? एक गवर्नर की है सर। गवर्नर ऑर्डिनेंस पार्ट। इसको याद रखेंगे। देखिए यहीं पे मेंशन गलत हो जाएगा तो कट जाएगा नंबर। फाइनेंस या आई कमीशन वाज और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कितना है? 280 280 सर। 280 है। कैग का कितना है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का 146 48 50 49 50 51 तक भी है उसका पूरा, लेकिन वो 148 में बेसिकली। तो ये आपको जब याद रहेगा ना तो फटफट आप लिखेंगे। जैसे कि आपको बोलेगा शेड्यूल्ड एरिया का कौन सा है आर्टिकल, ये अनुच्छेद, मतलब इसमें सूची में कौन सा है शेड्यूल्ड एरियाज, और आर्टिकल में सर आर्टिकल कितना है? 331 या और 31 या 53 सर। 241 एक। 241। तो ये सब चीजें अगर याद रहेंगी ना आपको तो आप फटाफट लिखिएगा आर्टिकल्स में। अनुसूची जो होता है आर्टिकल्स के साथ साथ लिख दीजिए शेड्यूल भी। शेड्यूल लिख दिया आपने, आर्टिकल लिख दिया आपने, अमेंडमेंट लिख दिया आपने। ठीक है। अब जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कौन से अमेंडमेंट को? 42nd अमेंडमेंट। और रीडेमोक्रेटाइजेशन किसको बोलते हैं? रीडेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस 44th ऑफ ये अपना गोल्डन ट्रायंगल कौन से फंडामेंटल राइट को बोलते हैं? 2021 14 19 21। तो अब ये आर्टिकल शेड्यूल एंड अमेंडमेंट एक हो गया, ये लगभग एक ही चीज है। कोई बोल रहा है क्या कोई कुछ बीच में? आवाज कट प्रियंका जी कुछ बोल रही है, उनको बोलिए मैसेज करना कि शायद आई थिंक अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं प्रियंका जी तो मैसेज भी कर सकती हैं। आपकी आवाज एज यूजुअल कट जाती है। 42-44 पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल हो गया आपका। अब आर्टिकल के साथ साथ क्या चीज है, टॉपिक में भी उस चीज को मेंशन करते हैं हम। मेजर टॉपिक में देख लिया हमने, बट दूसरे में आप लिखेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एफडी फंडामेंटल ड्यूटी, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एफआर एफडी एंड डीपीएसपी ये दूसरा हो गया आपका, along with preamble, along with preamble, प्रस्तावना के साथ साथ। प्रस्तावना को पूरा याद करके रखना। किसी को याद है प्रस्तावना पूरा अभी? We the people of India having solemnly revised resolved to constitute India, आगे constitute India into sovereign secular sovereign socialist secular democratic republic, SSSDR. Yes sir. और on the day of 26 November ना 1949. अरे बाप रे, भाई बीच में पूरा गोल कर दिया। जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी बीच में है सर। और फिर जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम, और फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी और डिग्निटी, फिर कुछ ऐसा ही है सर। ठीक है, आपने मेजरली कहा, लेकिन बात ये है कि ये आपको इंटरव्यूज में कॉमन क्वेश्चन है कि रिसाइट प्रियम्बल। जाते ही बैठने से पहले बोले प्रस्तावना जरा सा बताना, तो या तो हिंदी में पूरा पढ़ के सुना दीजिए या अंग्रेजी में पढ़ के सुना दीजिए। अब इसको जितना बार देखेंगे आप चिपका लीजिए सामने, जितना बार देखेंगे उतना अच्छा है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है प्रस्तावना की, कि एक एक लाइन अपने आप में निर्देश है, अपने आप में संविधान की आत्मा है वो। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठाएंगे, जैसे लिबर्टी के बारे में आपको पूछा गया तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड जस्टिस, स्टेप 4 से याद रखिए उसको। ट्रूथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपको फ्रीडम, तो कितने तरीके का फ्रीडम,
इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, तो कितने तरीके का जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है ना तो वहां पे आ जाएंगी लाइन में। और इंडिया किस तरीके का गणराज्य है? सोवेरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। तो ये सब सारे आपके वैल्यू पॉइंटर्स हो जाते हैं। तो इसलिए प्रियम्बल, प्रस्तावना, आपको जगह जगह कोट करना है, इंट्रोडक्शन में, बीच बीच में, जब भी आपको जस्टिफाई करना है कोई पॉइंट तो आप लिख दीजिएगा उसको। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलीजियस बात चल रही है तो उस बीच में लिखिएगा कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एंड हैविंग अ सेक्युलर क्रेडेंशियल थ्रू आउट द 7 decades एज सीन इन द वैल्यूज एंड प्रेमाइसेस ऑफ आवर प्रस्तावना और प्रियम्बल। प्रस्तावना में लिखे हुए उद्देश्यों के अनुसार भारत की आत्मा धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, जो भी आप लिखते हैं, उसमें बसती है। तो ये लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो है आंसर का रुख ही बदल जाता है कि इसको याद है प्रियम्बल। अब जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति से जो लिया गया है, क्या लिया गया है इसमें? लिबर्टी, इक्वलिटी और जी। फ्रेटर्निटी से। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। वी द पीपल कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सब सारी चीजें, इंटेग्रिटी वर्ड कब जोड़ा गया था? यूनिटी वर्ड, यूनिटी अमॉन्ग पीपल किस में, क्या कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी 42nd से 42nd वाले में जोड़ा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ये सब चीजें यहाँ लिखेंगे। जैसे ही राइट वाला क्वेश्चन, राइट वाला पॉइंटर आप डालेंगे कि दंगा फसाद हो गया, तो वहां लिखेंगे कि प्रस्तावना की मूल भावना है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले क्या है, श्योर करना होगा। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटेग्रिटी में सबसे बड़ा चीज क्या आ जाएगा? जैसे ही कोई बाहरी आक्रमण होगा तो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लिखेंगे प्रियम्बल के हिसाब से इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। आप समझ रहे हैं बात को? तो आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट एक हो गया। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को लगातार कोट करेंगे, जहां मन हो, जिससे भी बात हो आप फंडामेंटल राइट कोट कर दीजिए। जैसे ही आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलिए तो क्या लगे आगे, क्या बोलिएगा? फट से क्या बोलिएगा, जल्दी बताइए। इतना नहीं सोचना है बॉस, क्या है आप लोग, अब ओपन कर लीजिए माइक और फटाफट बोलिए जो मैं पूछ रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखते ही आगे क्या लिखना है ब्रैकेट में? आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 19 1A। 1A राज्य के हाईएस्ट अथॉरिटी बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं एसडीएम, उसको बहुत सारे लॉज पता होने चाहिए, उसको बेसिक लॉज तो पता ही होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का एक एक चीज 10वीं कक्षा में पूरा लिखा जाए। मीडिया का फ्रीडम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मीडिया का फ्रीडम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 19 आर्टिकल 19 1A उसी से आता है, लोगों का, नॉर्मल लोगों का और मीडिया का। स्पेसिफिक कोई मीडिया को नहीं दिया गया है पावर, बट वो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो लोगों के एक्सप्रेशन और मीडिया के एक्सप्रेशन एक ही जगह है। आर्टिकल 19 1A। जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, उसका आर्टिकल क्या है? रेस्ट्रिक्शन, रोक जो है, जिसमें निषेध। 19 1B। और 2 क्या है? 19 2। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे रोक है, कहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड लिखा गया है, राइट टू मूवमेंट कहाँ पे लिखा गया है। तो आपको जो सबसे बड़ा यहाँ पे फंडामेंटल राइट में पढ़ना है डिटेल में, और वो हर जगह आएगा, वो भी लिख लीजिए। आर्टिकल 14, पूरा आर्टिकल याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 30। कुल मिला के तो लगभग हो ही गया सारा। लेकिन इसमें ये सब 14 15 16 को पूरा डिटेल में पढ़िए, 19 और 21 को पूरा डिटेल में पढ़िए, 25 को पूरा डिटेल में पढ़िए। बाकी सबको याद कर लीजिए कि कौन क्या है, एग्जैक्टली याद होना चाहिए आपको। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे पीसीएस में मैं दिखाऊंगा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट के बैठा है। वो बच्चा आपको नहीं बनना है, बट मेजर आर्टिकल में कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी है, और कोटेशंस में तो कभी हाथ नहीं थरथराना चाहिए, दिमाग जो है बंद नहीं होना चाहिए। फट से कोई चीज लिखे, वो आपको लिख देना है वहां। ठीक है, जैसे ही राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? आर्टिकल 21 का लिखेंगे। जैसे ही राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? आर्टिकल आर्टिकल 14A 21A।
21 ए छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा है। ये बड़ा वाला सर, बड़ा वाला सर। फंस गए। बड़ा वाला सर। बड़ा वाला, ए बड़ा वाला कैपिटल है। यस सर। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? 11। 36 to 51। फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहा हूँ। 11 11 ड्यूटीज है सर, टोटल 11 ड्यूटीज है सर। टोटल 11 नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा आर्टिकल ये पूछ रहा हूँ बॉस। 51A सर, 51A। तो ये ए छोटा है बड़ा है? ये सर छोटा वाला ये है सर। तब ए से लेके के तक कहाँ से आ गया? वो छोटा है कि बड़ा है? सब छोटा ही है सर। सब छोटा है। 51A भी छोटा है, 51A भी छोटा है। टोटल 11 फंडामेंटल। कब कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके कहाँ तक? जेड तक। के में क्या लिखा हुआ है? तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पूरा रट्टा मारना। जैसे ही आपको ये लिखे कि ये विमेन की डिग्निटी के खिलाफ है, तो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल वहां कोट कर देना। अगर आपको लिखना है कि नहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, तो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल लिख देना। ठीक है। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि एजुकेशन वाले में आप ये लिखेंगे कि गार्जियंस का ये काम है कि बच्चों को भेजना, तो डीपीएसपी का कोई पर्टिकुलर लिखना होगा। और राज्य का ये काम है, राज्य का काम है तो डीपीएसपी कोट करना होगा कि बच्चों को वो 0 से 6 ईयर्स तक का बच्चों को करेगा। और गार्जियंस का काम है जो दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो उसको कोट करने के लिए आप पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को कोट करेंगे। केवल 51 लिख के नहीं निकल जाएंगे, 51 ये लिख के। ठीक है। डीपीएसपीज में कैसे होता है? डीपीएसपी में बहुत सारे सोशल वेलफेयर की चीजें हैं। मजदूरों के लिए क्या है, एससीज के लिए क्या है, एसटीज के लिए क्या, और आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं वेलफेयर से, तो आपको वो चीज। और जितने भी पब्लिक एड वाले हैं प्लीज उनको तो रटा हुआ होना चाहिए। पेपर 2 आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर आप मतलब सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन लिखेंगे आपको नहीं देगा नंबर, अगर आप आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे तो ये मत समझिए कि आप छूट जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिए हैं, लॉ का सारा काम यहाँ आता है। लॉ का जितना आईपीसी, सीआरपीसी, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सब कुछ लिखना होगा। आयरिस कॉन्स्टेबुलरी से लेके सीआरपीसी के प्रोविजन से लेके आईपीसी के प्रोविजन से लेके आपको ये जितना भी सेक्शन अभी चर्चा में चल रहा है वो सब भी डिबेट, तो पॉलिटी वालों को भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मेजर आप समझ गए। मौलिक अधिकार में 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24 को नॉमिनली पढ़िए, 25 को डिटेल में पढ़िए। आपको पता है अभी जितना भी मुद्दा उखड़ रहा है ना, वो आर्टिकल 25 में उखड़ रहा है। और उसका कहाँ वायलेशन दिखता है? आर्टिकल 14 से दिखता है, आर्टिकल 21 से दिखता है, आर्टिकल 19 से दिखता है। और सबसे बड़ा क्या चीज से दिखता है? प्रस्तावना की कौन सी भावना? सेक्युलरिज्म इंडिया में क्या है, तो वो चीज पे पूरा चोट पड़ता है। और यूसीसी वगैरह जो है वो आपको डीपीएसपी में है, लेकिन यूसीसी किस चीज को बिलोंग करता है? पर्टिकुलरली पर्सनल लॉ जो आ जाते हैं वो चेक कर दिए जाते हैं आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन के अंदर में। तो जितना ज्ञानवापी का मुद्दा है, अयोध्या मंदिर वाला मुद्दा था, मॉस्क वाला मुद्दा है, टेम्पल एंट्री वाला मुद्दा है, वो सारा ही मुद्दा 25 से रिलेट करता है मेजरली। बट वो इंटैक्ट कहाँ पे होता है? 14 में, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि महिलाएं और पुरुष समान, सारे धर्म समान। और आर्टिकल 15-16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का केस पूरा का पूरा आता है, तो 15-16 तो आप पढ़िए ही। 19 में आपको एक्सप्रेशन, मूवमेंट, लाइवलीहुड सारा कुछ आता है, तो ये गोल्डन आर्टिकल। 21 राइट टू लाइफ, डिग्निटी, एजुकेशन, सारा कुछ इसमें भरा पड़ा है। और इस पे आर्टिकल 21 पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है बीपीएससी, तो इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। 23-24 आप जानते हैं, ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड वाला लेबर, बंधुआ मजदूरी, ये सब। तो ये 30-23-24 को पढ़ना है आपको। 25 में राइट टू रिलीजन बता ही दिया, बहुत मेजर आर्टिकल। 29-30 में माइनॉरिटी के राइट्स आ जाते हैं। बाकी सब उसके सारे अपेंडेजेस हैं, बाकी को पढ़े ना पढ़े आपको बहुत ज्यादा नहीं है, बट याद तो सारा रहना चाहिए। राइट, टाइटल का एवोल्यूशन किस में हुआ, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में किस में, अनटचेबिलिटी का अगेंस्ट में किस में है? 17 में। लेकिन आप देखिए कि होत क्या रहा है आप लोगों के साथ दिक्कत, कि आर्टिकल रटने की कोशिश मत करिए। लक्ष्मीकांत का जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है उसको बहुत डिटेल में वहां दिया है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है बिहार जैसे एग्जाम में। उतना अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आई विल गिव यू लेक्चर्स बट नॉट लाइन बाय लाइन ना। तो वहां पे क्या करना है कि आपको पढ़ते रहना है, और जब वो आएगा पोर्शन तो जल्दी 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 हम लोग कर पाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी चीज बेईमानी के साथ ये नहीं कराऊंगा कि नहीं मैंने आपको बताया ही नहीं कि मुझे ना करवाना पड़े। करवाऊंगा तो मैं सारा कुछ, चाहे वो धक्का दे के हो, ठेल के हो, चाहे चाहे मुझे करवा के हो, चाहे कहीं बुक से करवा के हो, रिसोर्स बता के हो, करवाना तो है ही है। तो वैल्यू एडिशन में पहला चीज आपने आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट लिख लिया, ठीक है। दूसरा में आपने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रियम्बल लिख लिया। ये सब कोट करना होता है, वैल्यू एडिशन है ये। हर क्वेश्चन में आपको डिलिबरेटली कोट करना होगा ये, ठीक। तीसरा चीज लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट्स के मेजर डिसीजंस, मेजर क्या, इसको क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मेजर जजमेंट्स हैं, जैसे केसेस से वो डिनोट होते हैं, शाह बानो केस, शबनम बानो केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ऐसे ढेरों केस हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किए इंडिया में। ये तो है कन्वेंशनल। और जो रीसेंट केसेस होते हैं, जैसे आपको पुट्टा स्वामी केस जजमेंट, आप लोगों ने सुना है पुट्टा स्वामी केस जजमेंट के बारे में रिसेंट ईयर्स में? पुट्टा स्वामी किसी ने नहीं सुना? यस सर। हाँ सर क्या है, सुना। क्या है पुट्टा स्वामी? राइट टू राइट प्राइवेसी जजमेंट आया था उसमें, ठीक है। जो गे राइट्स है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, विवाह स्वयं से करना बहुत प्रभावित होता है उससे, और जो आधार केस का जजमेंट है उससे भी बहुत प्रभावित होता है पुट्टा स्वामी जजमेंट। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है रिसेंट टाइम का, 2019। हदिया केस जानते हैं? यस सर, केरला का सर। तो राइट टू मैरिज, राइट Right to टू marriage. हैव अ चॉइस ऑफ योर ओन पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? हदिया केस में बताया, आर्टिकल 21 सर। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, या आर्टिकल 19? नहीं 21 सर। राइट टू चॉइस किस में आता है? सर केस नहीं आता है। लिबर्टी में सर 21 आएगा। मनेका गांधी वाला फेमस केस है सर इसमें। ठीक है, तो हदिया केस लिखिए, शबनम बानो केस लिखिए, शाह बानो केस लिखिए, पुट्टा स्वामी जजमेंट लिखिए, केशवानंद भारती केस लिखिए, गोलकनाथ केस लिखिए, मिनर्वा मिल्स केस लिखिए, मेनका गांधी केस लिखिए। ये सब मेजर केसेस हैं, बट लिस्ट बहुत अनंत है, लेकिन अनंत लिस्ट नहीं बनाना है। मैं आपको लिस्ट भी लिखवा दूंगा, उसका डिटेल जजमेंट भी लिखवा दूंगा। बस ये समझिए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आपको कोर्ट तो करने हैं, ठीक है। ये तीसरा था। चौथा, रिपोर्ट्स कोट करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं उसका डिटेल। कौन सा रिपोर्ट? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, सेकेंड ARC, बिहार और यूनियन बजट, बिहार और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद करंट अफेयर ऑफ बिहार, पुंची कमीशन, और ये सरकारी, सॉरी करंट अफेयर्स को अलग रखिए, पुंची कमीशन एंड सरकारिया कमीशन। तो ये हो गया रिपोर्ट्स। तो चौथा में क्या है? वैल्यू एडिशन, रिपोर्ट्स। ये सारे रिपोर्ट्स उसमें ऐड कर दीजिए। तो चौथा रिपोर्ट्स आपको कोट करने हैं। और पांचवा क्या करना है? CA, करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स, ये आपको क्या कोट करना है? विद बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल भी। अब इसमें क्या होता है, करंट इवेंट्स में या करंट अफेयर में भी दो चीजें और एक्स्ट्रा होती हैं। करंट अफेयर्स और करंट इवेंट किस चीज में लिखा जाता है? एग्जाम्पल्स में लिखा जाता है, या आपके सब्सटेंशियल पॉइंट के लिए होता है मीन्स में। अगर क्वेश्चन ही करंट इवेंट्स का है तो उसको डिटेलिंग करेंगे, और अगर क्वेश्चन में डिटेल्स करना है कुछ कुछ पॉइंट डाल के, तो करंट अफेयर और करंट इवेंट्स, खासकर बिहार स्पेसिफिक और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स को हम कोट करेंगे, नेशनल तो करना ही है आपको। तो ये हो गया वैल्यूएशन पॉइंट नंबर 5। छठा लिखिए, छठा लिखिए मॉडल्स। मॉडल्स में लिखिए इंडिया, बिहार, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है मैं बताता हूँ। मॉडल्स में लिखिए इंडिया, बिहार एंड इंटरनेशनल।
मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस इसको बोलते हैं, मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें क्या होता है, ये केस स्टडी एक तरीके का, इसको केस स्टडी भी बोल सकते हैं, मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस और केस स्टडी। तो मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस या केस स्टडी क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर आपको हेल्थ का पैरामीटर लिखना है तो केरला मॉडल लिख सकते हैं, जिसमें कि PHCs जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जो लोकल लेवल के, उस पर बहुत काम किया गया है। तो आपने देखा होगा कि उनके जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री शैलजा, उनको बहुत जगह अवार्ड मिला है इंटरनेशनली भी। तो ये क्या है, ये कोरोना काल का पब्लिक हेल्थ सेंटर मॉडल है, ये केस स्टडी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेल्थ में। एजुकेशन का मामला आएगा तो किसका नाम आएगा, दिल्ली मॉडल आ सकता है, दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल गवर्नेंस, जिसमें सिसोदिया जी का कार्यक्रम। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ओवरऑल एजुकेशन का शेप है, उसमें कौन सा स्टेट आएगा, मॉडल कौन सा आएगा, केरला मॉडल से आएगा। वो हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं को पढ़ाना हो, चाहे बेसिक एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे ओवरऑल एजुकेशन का शेप हो, उसमें क्या है उसका, केरला का। अभी रिसेंट मॉडल क्या है केरला का, कोई बताएगा, केरला बजट में क्या मॉडल आया है। One IS initiated. चलिए वो तो माइन्यूटली बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन IAS। IAS के लिए वो एक माइन्यूट मॉडल हो गया, उसको भी अच्छा है, आप लोगों को एक्सेप्ट किया मैंने। मेजर आपने केरला बजट देखा है जो आया था न्यूज, द हिंदू तो पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है ना, या लोकल लैंग्वेज मतलब हिंदी वगैरह में भी आया होगा वो चीज। ये नॉलेज इकोनॉमी के लिए बजट, उसका बजट का पूरा थीम ही था नॉलेज इकोनॉमी, समझ रहे हैं। तो ज्ञानवादी पर्सपेक्टिव में पहले चला गया, नॉलेज इकोनॉमी बना दिया उसने। तो लिख लीजिए उसका केरला मॉडल, नॉलेज इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल ये सब छोटे छोटे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये इंडिया लेवल का हो गया और स्टेट स्पेसिफिक हो गया। इंडिया लेवल पे अगर इंडिया को इटसेल्फ हम मॉडल बनाए तो क्या चीज में मॉडल दिखेगा इंडिया, 3 ऐसे चीज का नाम बताइए जिसमें वर्ल्ड इंडिया को मॉडल के तौर पे देखता है। सोलर एनर्जी। बहुत बढ़िया। दूसरा सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सर फार्मास्यूटिकल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरा सर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। फेल है। स्वच्छ भारत अभियान सर डाल सकते हैं। ये प्रोग्राम पॉलिसी में बचा के रखा है मैंने, इसको मत डालिए उसमें। सोलर एनर्जी, फार्मा। तीसरा चीज योगा। योगा में आपको आयुष आ जाएगा एक्चुअली, इसमें जितना भी आपको आयुर्वेदा से लेके योगा सारा, योगा हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया। डेमोक्रेसी अपने आप में एक मॉडल है इंडिया का, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये मॉडल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वेस्टर्न कल्चर के लिए क्या बोला जाता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हिंदी में विविधता में एकता या अनेकता में एकता। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र, योग, ध्यान, आयुर्वेदा, सिद्ध, स्वारिकपा, यूनानी, ये सब क्या है, आयुष मंत्रालय, फार्मा। और सर अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो सर आईटी सर्विसेज में भी इंडिया का बहुत बढ़िया, वर्ल्ड में बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल का एकदम आपने उसमें शर्माना ही नहीं, झिझकना ही नहीं। आईटी सेक्टर इज इटसेल्फ 80% लोग जो रिसोर्सेज होते हैं ना इंडिया से ही सारे ज्यादा, अगर आप बोले तो आईटी से भी ज्यादा, आईटी तो है सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर में आपको बीपीओज भी आ जाएंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसमें आपको एक चीज जो सबसे उभरता हुआ है वो है फाइनेंस सेक्टर। तो आप उसमें फाइनेंस में 2 या 3 मॉडल बता सकते हैं जो कि अभी इंडिया के आईटी या सर्विस इंडस्ट्री का बैकबोन हो गया और वर्ल्ड बहुत ज्यादा उससे लुभा रहा है। मॉडल के तौर पे यूपीआई और दूसरा रुपे कार्ड एंड यूपीआई, ये सब चीज। तो आपको बस सोचना होता है कि इंडिया लेवल पे क्या मॉडल है वर्ल्ड के लिए। केवल वर्ल्ड का मॉडल इंडिया में नहीं, इंडिया का मॉडल भी वर्ल्ड में जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में या यूएन बोलें, यूएन में यूएनपीकेएफ लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज, इसको क्या बोलते हैं, और
यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को क्या बोलता है, कोई बता? व्हाइट सोल्जर्स सर के, ना, व्हाइट या ब्लू सर? ब्लू बैरेट्स बोलता है। हाँ ब्लू बेड्स बोलते ब्लू हैं। बैरेट्स, ब्लू बैरेट्स, हेलमेट वाले जो होता है बैरेट्स उसको बोलते हैं, ब्लू बैरेट्स। हेलमेट। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो हमारे लिए मॉडल है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया और पाकिस्तान में इस चीज की होड़ लगी रहती है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में भेजने के लिए। और पाकिस्तान का मॉडल क्या है? टेररिज्म सर। ईएफ में ग्रे लिस्ट है सर वो। अफगानिस्तान का मॉडल क्या है? तालिबान मॉडल सर। बुर्का। इस्लामिक। बुर्का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जो कुछ करना है अगेंस्ट में करना है, प्रो एंड फेवर में नहीं करना। तो सोलर एनर्जी, फार्मा सेक्टर, योगा, आयुष, डेमोक्रेसी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सर्विस सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फाइनेंस में यूपीआई एंड रुपे, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इतना छोटा नहीं है इंडिया कि इसका कंट्रीब्यूशन इतना छोटा है। और यहाँ की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर भी एक तरीके का मॉडल है। आर्किटेक्चर भी एक मॉडल है इंडिया का। जब भी मौका मिले इस चीज को लिखिएगा, क्योंकि विश्व के सबसे नंबर 1 पे कौन सा धरोहर आ गया अभी, सांस्कृतिक धरोहर, ताज। ये सब चीजें मॉडल्स हो गई इंडिया लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे मॉडल्स बता सकता है कोई व्यक्ति? एनीबॉडी कैन ट्राई इंटरनेशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में। इजराइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल डिफेंस के साथ साथ इजराइल का एक सबसे अच्छा सिस्टम बताइए ना, जिसपे कि जो कि पीस के लिए बहुत जरूरी है। तो उनका फार्मिंग भी बहुत फेमस। अब्राहम अकॉर्ड सर। सर ड्रोन फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी जो क्रॉपिंग, है। फार्मिंग, क्रॉपिंग एंड वाटर लिख लीजिए आप लोग। यस। इजराइल का अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स, अपार्ट फ्रॉम कौन सा ऐप? पिगासस ऐप। तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग था उसके नेचर के हिसाब से। तो फार्मिंग हो गया, क्रॉपिंग हो गया, क्रॉप्स जो प्रोडक्शन है, नए नए क्रॉप्स डेवलप करता है। फार्मिंग सेक्टर में मशीन्स में क्रांति ले आया है। वाटर बिना पानी के पानी बना लेता है, वातावरण से खींच के पानी बना, जीप चलाता है पानी निकलता है पीछे से। तो राहुल गांधी जी का मॉडल अपना रहा है वो। आलू डालो सोना निकालो। फार्मिंग, क्रॉपिंग, वाटर, इजराइल हो गया आपका। दूसरा कोई और मॉडल बताएगा कोई वर्ल्ड का मॉडल? गल्फ कंट्रीज टूरिज्म मॉडल। हाँ, कौन सा पर्टिकुलरली आप बोलना चाहेंगे? सर यूएई। सर 10 इयर्स वीजा पॉलिसी जो सऊदी अरेबिया दे रही है, दुबई गवर्नमेंट, वो गोल्डन वीजा, टूरिज्म बढ़ाने के लिए सर। इस टाइप का पहला पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में आया है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा दे रही है। और खास करके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं हर एक फील्ड में, इंडिया से भी कुछ सेलिब्रिटीज। गोल्डन वीजा वहाँ का Golden लॉबी visa, चेंज golden हुआ visa। है। गोल्डन इंडियन वीजा भी वहाँ पॉलिसी पे सर। प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो आप यूएई का और बाकी गल्फ कंट्रीज का टूरिज्म मॉडल लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? सर नॉर्वे का सर। चाइना का क्या- मैन्युफैक्चरिंग सर, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग। नॉर्डिक गवर्नेंस। नॉर्डिक पे आएंगे अभी। नॉर्डिक तो कोई बताएगा ना। सप्लाई चेन रेजिलिएंट सर। हाँ, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया का है, जापान का है, इसलिए उसको उसमें मत डालिएगा। लेकिन चाइना का क्या है? चाइना सर चाइना जो है जितनी भी डेवलप्ड नेशन है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हब बन गया है। अरे देखिए कीवर्ड सर निकालिए। मास प्रोडक्शन सर। सर एसईजेड सर, एसईजेड। एसईजेड एक मॉडल, एसईजेड मॉडल है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दूसरा मॉडल जो आप लोग बोल रहे हैं उसको दूसरे तरीके से कान घुमा के पकड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वृहद लेवल का प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां लिखना हो यही वर्ड लिखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एसईजेड मॉडल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल। दो चीज तो जरूर लिखिएगा। तो ये चाइना की पॉलिसी, यूएई का टूरिज्म हो गया, इजराइल का हो गया,
और कोई बताएगा कोई मॉडल? जापान का स्किल सर। जापान से भी ज्यादा कोरिया का स्किल लिखिएगा। कोरिया, जापान का कुछ और लिखाना चाह रहा हूं मैं, कोरिया का। जापानीज वो ट्रेडिशनल वे अभी भी यूज करता है मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। जापान का आपको लिखना है क्या, मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेडिसिन हम चाइनीज में भी, चाइनीज तो भाई क्या ना क्या खाता है उसको, इसी के चक्कर में तो कोविड हुआ है एक्चुअली। कोरिया में स्किल, कोरिया में स्किल हो गया, स्किल्ड पॉपुलेशन लगभग 98% पॉपुलेशन। नॉर्थ कोरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, साउथ कोरिया बोल रहा हूँ। साउथ कोरिया स्किल्ड है। और जापान का जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिखिए, समाज 5.0, 5.0, सोसाइटी 5.0 लिखिए। इसको कॉन्सेप्ट को सर्च करिएगा आप लोग, नहीं पता चले तो मुझसे पूछिएगा। सोसाइटी 5.0 एंड डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा तो ये तो पूरी एक क्लास ही हो जाएगी। लेकिन आपको मैं मॉडल बता रहा था, इंडिया का समझ गए कि वर्ल्ड के लिए क्या है, इंटरनेशनल पे समझ गए कैसे खोजना होता है। नॉर्डिक जो बता रहे थे, नॉर्डिक, स्विट्जरलैंड, यूरोप के मॉडल्स, अमेरिका के मॉडल, यूके के मॉडल खोजना बहुत आसान है, ठीक है। तो वो सबको लिखिएगा। उसमें क्या है, एक चीज में ये रिपोर्ट मैंने जो बताए थे वो नेशनल रिपोर्ट्स बताए थे। एक आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसेस भी कोट करना चाहिए, जैसे कि इंडियन पॉलिटी में ही डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, वो कोट कर सकते हैं। वीजा एंड पासपोर्ट इंडेक्स आता है, वो कोट कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस का जो रिपोर्ट आता है यूएनडीपी का, डेफिनेटली कोट कर सकते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। ये मैं इकोनॉमी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल पॉलिटी पे हूँ स्टार्टेड। तो आपको जो छठा मॉडल बताया उसको मैं पहले फिनिश करूं, मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस या क्या केस स्टडीज में। इंडिया आपको बता दिया कुछ कुछ, इंटरनेशनल आप समझ गए। अब बिहार पे आते हैं, बिहार के कुछ 10 मॉडल्स आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बाकी लोग सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, और आपका इनहेंसमेंट हो ही रहा है यहाँ पे। मॉडल ऑफ जल जीवन हरियाली। बाकी सारे हर घर नल, नल जल और जल विश्व जल देखिए। अब विकास, यहाँ पे ये नहीं करना, ये वो कंट्री का है। 7 निश्चय 2.0 एंड 7 निश्चय में ये सब कवर हो रहा है। सो जो अलग है उसको अलग रखिए, और बाकी जो कोलैबोरेटेड है उसको केवल मेजर बताइए हमको। सर दिस दे कास्ट सिस्टम सेंसस भी आ जाएगा इसमें। देहात मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव सर। आई थिंक देहात जो कंपनी है ना उससे देखिए पहले भी आप लोग बहुत ही हाथ जा रहे हैं। देखिए तरीका वैसा नहीं है, तरीका मॉडल बनाने का जो तरीका मैंने बताया, मेजर आइटम को पहले खोजिए, फिर माइनर खोजिएगा। तो माइनर खोजिएगा तब तो प्रीलिम्स कर लेंगे हम लोग, फिर प्रीलिम्स का तो चीज आ ही जाएगा आप लोगों के सामने। मैं मेजर में इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि 7 निश्चय प्रोग्राम, 7 निश्चय 2.0, ठीक। मध्य निषेध अपने आप में एक मॉडल है ना, तो वो सब सोचिए आप, बड़ा वाला सोचिए। लिकर बैन पॉलिसी हो गया, इथेनॉल सर पॉलिसी, ये अभी मछली का भी बहुत मछली एंड मखाना प्रोडक्शन बहुत बड़ा यस चीज। सर। उसके बाद जो आपका वाटर गवर्नेंस, वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो एक भी वाटर गवर्नेंस एंड वाटर हार्वेस्टिंग में नल से चलने बता रहा हूँ, वो उसमें कवर हो जाएगा 7 निश्चय में। और बताइए डिजिटलाइजेशन का जो मॉडल अभी बिहार ने डेवलप किया, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, राइट टू पब्लिक सर्विसेज। हाँ जी सर, और अभी लैंड का जो भी है रिकॉर्ड वो भी डिजिटल हो रहा है लैंड घर रिकॉर्ड पे आकर। डिजिटलाइजेशन, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको जो आरटीपीएस है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज, अपने आप में मॉडल है। सर राइट टू महिला के लिए भी बहुत ये महिलाओं काम का किया गया है। आरक्षण अपने आप में एक मॉडल है बिहार का। महिलाओं का पंचायत में आरक्षण इन पब्लिक 50%, सर्विसेज, इसके महिलाओं अलावा का आरक्षण इन पंचायती राज, ये सब और सारे गवर्नमेंट जॉब में 35%। बहुत सही। और और जीविका इसके दीदी अलावा का एक सर ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपया दिया जाता है सर। हाँ, ये सब आप शिक्षा के क्षेत्र में ये सब चीजें कोट कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में और बड़ा वाला मॉडल बताइए मुझे, बड़ा वाला मॉडल, बिग मॉडल। सर अभी प्रीलिम्स क्लियर करने पे भी तो मिल रहा है वुमेन्स को फिर अगेन आप लोग 50,000 मैग्नेटिक में चले गए। ये सब एकदम शिक्षा के अंदर में मेजर बताइए मुझे पहले, मेजर। प्राइमरी टीचर बनने के लिए 50% रिजर्वेशन किया गया है सर। रिजर्वेशन के अतिरिक्त शिक्षा में मेजर बताइए, कुछ बिहार ने कुछ यूनिक किया है जो देश यूनिवर्सिटी वापस से चालू हुआ है, हम लोग प्रीलिम्स में पढ़े थे।
सर वहाँ पे जितने भी सर बिहार में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नालंदा। इंस्टीट्यूट है उसका सर टाई अप टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। ये सब एक अच्छा चीज बता सकते हैं आप लोग। देखिए जो 1 district 1 engineering college sir. अभी देखिए कि कोलैबोरेशन के मामले में बहुत मूव किया है बिहार। पब्लिक सेक्टर जो आपको प्राइवेट एजुकेशन था उसको बहुत ही हेय दृष्टि से पहले देखता था इंग्लिश एजुकेशन को, अब क्या किया है कि उसी से हाथ मिला लिया। कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें कि उनको प्राइवेट वालों को बहुत ज्यादा अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता है कि आप जगह जगह जाके स्कूल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि आप ये देखें कि जो स्कूल्स में पर्टिकुलरली स्कूल्स में इन लोगों ने जो फैकल्टीज बाहरी फैकल्टीज को जो इन्वॉल्व किया है, हालांकि नेशनल लेवल का प्रोग्राम है लेकिन बाहरी फैकल्टीज का जो दबदबा बढ़ा है या शिक्षा मित्र वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक मॉडल है बिहार का। फेल है या पास है ये अलग चीज है, लेकिन शिक्षा मित्र का मॉडल बिहार ने ही डेवलप किया था। तो ये चीजें आप वहां पे कोट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेजर कैटेगरीज डिसाइड करने। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य में कोई मॉडल है बिहार में? सबसे गंदा हाल तो स्वास्थ्य का ही है। स्वास्थ्य में तो सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो पॉवर्टी और स्वास्थ्य में सबसे आप नीचे आ रही मॉडल है जब सर। आप खोज रहे हैं तो पटना- नेगेटिव बात नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज पटना पीएमसीएच को सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल चीज बनाया जा रहा उसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्पेशलिटी। है जी। मल्टी और स्पेशलिटी इसके अलावा आपको कई छोटे छोटे दरभंगा जगह, में भी एम्स खोला जा रहा है। हाँ एम्स का खोलना, मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो है आपको बहुत सारे जिलों में, लगभग 12 जिलों में खोला है। तो ये सब चीजें आप खोजेंगे ना तो पॉजिटिव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जगहों पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। तो आपको मॉडल कैसे देखना है, एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल फर्स्ट टू इंडिकेटर। ग्रीन एनर्जी सिटी राजगीर एंड बोध गया वो भी ऐड कर हाँ सकते देखिए हैं सर। टूरिज्म पॉलिसी सर इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो काम जैसे नहीं है, ग्लास आपको ब्रिज मॉडल बनाया गया बताना है, आपको राजगीर मॉडल ऑफ टूरिज्म बताना है कि जी, राजगीर में राजगीर आपको बहुत चीज है। तो राजगीर मॉडल में क्या क्या चीज है, ग्लास ब्रिज हो गया, ग्लास ब्रिज हो गया सर, उसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म हो गया, जू सफारी हो गया। सफारी हो गया, सर ये सफारी और बुद्धा की जो इतनी बड़ी मूर्ति बन रही है। बुद्धिज्म का जो आपको है। तो बोध गया का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का रेनोवेशन एक मॉडल है एजुकेशन सेक्टर में। नालंदा सर वही यूनिवर्सिटी, सर उसमें ही तो नया नया चालू हुआ है ना पढ़ाई, उसी सब्जेक्ट का नालंदा आई गेस। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा नव बिहार बोलते हैं, नव बिहार। हाँ जी। तो ये सब चीजें आप वहां पे मॉडल के तौर पे कोट करेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझिए। माइक्रो मतलब छोटा वाला, मैक्रो मतलब बड़ा वाला। तो बड़ा वाला सेक्टर वाइज होगा कि ये इस सेक्टर में ये है, ठीक है। लेकिन जो छोटा वाला, जैसे गोल्ड प्रोडक्शन के लिए बिहार एक नया जगह उभर के आया है। तो कल के डेट में गोल्ड प्रोडक्शन में, अब जैसे गंगा के नीचे तेल की बात चल रही है, देखिए उसका क्या सच्चाई है, निकल ही जाएगा वो चीज पता। तो तेल का, कोयला का तो नहीं रहा, अब कोई तेल का और सोने का हो सकता है यहाँ पे। तो वो सब चीजें आपको माइनिंग में दिख जाएंगे। उसके बाद क्या है, जनता दरबार का जो कॉन्सेप्शन है वो भी एक मॉडल है। मुख्यमंत्री जनता दरबार बहुत ही अच्छा मॉडल है डिजिटलाइजेशन का। फाइल करना है आपको तो 2 मिनट में फाइल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है बिहार का। और क्या है, सर ड्राई स्टेट है बिहार, ये भी तो एक मॉडल ही है। मद्यपान निषेध वाला बोला था मैंने, तो वो चीज है, अच्छा अच्छा सर है। सर तो ये जो हनी, मैं मत हम्म, हनी से समझ रही थी, हनी का भी तो बहुत बिहार इनिशिएट करता है। हनी प्रोडक्शन, इसमें बिहार की एक है, उनको अवार्ड भी मिला था शायद पिछले साल। देखिए बिहार ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला लॉन्च किया हुआ है। तो वो मॉडल यहाँ पे आप बता सकते हैं, ये उसने सीखा यूपी से, यूपी ने पहले इनिशिएट किया था। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला यहाँ भी चालू हो चुका है। यहाँ का आप ये भी बोल सकते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति वाला, जोग्राफिकल। सर एक नीरा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो ताड़ के पेड़ से, जो पहले ताड़ी लोग उतारते थे, उसको हटाने के लिए, यानी मद्य निषेध को हटाने के लिए वो ताड़ के पेड़ से नीरा ये का सर तो उत्पादन किया ये जा 10,000 दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि 10,000 ताड़ी इज नहीं, नॉट गुड, 1 लाख रुपए दे रही है। दैट इज फॉर वन गो 10,000। ठीक है, अब देखिए उसमें निटी ग्रिटी मत जाइए। मॉडल का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्कीम और प्लान के अंदर चले जाएं। मॉडल का मतलब होता है कोट आप किस चीज में करेंगे।
अगर एजुकेशन सेक्टर में आपका हाथ ठिठक जाता है कि बिहार ने कुछ किया ही नहीं है, तो इट मीन्स यू आर अ नेगेटिव पर्सन। आपको बड़े बड़े जो सुधार हैं वो दिखने चाहिए, चाहे वो भले ही छोटे स्तर पे लागू हुआ हो, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मॉडल जब मैं बताता हूँ तो आपको मैंने नेशनल लेवल पे क्या क्या मॉडल बताया, योगा बताया, सोलर एनर्जी बताया, फार्मा बताया, डेमोक्रेसी बताया। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक मॉडल है इंडिया का। ये पूरा विश्व जो है बूढ़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड 35 ईयर से कम के 65% लोग हैं इंडिया में। तो ये एक डेटा आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये सब चीजें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, मॉडल्स में आपको इंडिया समझ गए, आप इंटरनेशनल समझ गए। बिहार में आप लोग थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा माइन्यूट चले जा रहे हैं। माइन्यूट भी रखिए दिमाग में, लेकिन एक मेजर भी खोजने की कोशिश करिए। जैसे मद्य निषेध एक चीज बताया, ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी दूसरा चीज बताया, पर्यटन की पॉलिसी तीसरा चीज बताया। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये मॉडल्स जो गवर्नेंस और एक केस स्टडी है वो बड़ी चीजों के लिए होता है। और जब हम एग्जाम्पल या करंट अफेयर्स की बात करेंगे बिहार स्पेसिफिक, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो वो मैंने नेशनल वाला भी, और जो रिसेंट वाला है और जो पुराना है वो भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट लिखिए। छठा तक लिखा दिया था, 6 लिख लिया आपने ब्रॉडर कैटेगरी। 7वां लिखिए। सातवां लिखिए, प्रोग्राम पॉलिसी प्लान प्रोग्राम पॉलिसी। मतलब इसमें गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी आती है, अब पॉलिसी क्या क्या होती है कोई बताएगा यहाँ पे? लिख लीजिए पहले, तब आप लोग आगे लिखिएगा। हड़बड़ा जाते हैं तो लिख नहीं पाइएगा। प्लान प्रोग्राम पॉलिसी और स्कीम, ठीक है, स्कीम प्लान प्रोग्राम पॉलिसी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? आप बताइए मुझे एक एक करके, प्लान क्या है? प्लान क्या है बताइए। किसी का माइक ओपन है और गाना वाना गा रहे हो? प्लान बताइए। प्लान प्लान लाइक आत्मनिर्भर भारत। नहीं, देखिए प्लान वाले चीज में क्या आएगा, अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना थी, तो 12 पंचवर्षीय योजना में जो मेन हाईलाइट हैं वो आप उसमें कोट कर सकते हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो जाती है, और प्लानिंग कमीशन भी हटा देती है सरकार 15 में। लेकिन नीति आयोग की 3 चीजें आती है। क्या क्या आती है, कोई बता सकता है? एक्शन प्लान 3 साल के लिए, 7 साल के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान, और उससे ज्यादा 15 साल या उससे ज्यादा के लिए क्या है, लंबे टाइम का उसमें भी प्लान है। तीनों को देख लीजिएगा। तो 3 उसमें प्लान में अब वो वही चीज काउंट होता है। और प्लान में अब ईयरली जो बजट है वो भी प्लान का ही हिस्सा होता है, और फाइनेंस कमीशन के साथ बजट को पैरेलली रन कराया जाता है। तो ये प्लान का हिस्सा हो गया। आपने समझा कि कोट क्या करना है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में? प्लान का मतलब ये कि 12 पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया, कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सर इट वाज 5th। 6 में है, 5 में है? सर आई थिंक तो वही है कि जो चीज है वो कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है। हो सकता है छठी में हो, मुझे जो ध्यान आ रहा है पता नहीं 5 याद आ रहा है, तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि गरीबी हटाओ किस में था, कृषि क्षेत्र में किस में किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस में ज्यादा फोकस किया, जनसंख्या नियंत्रण किस में फोकस किया, 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, समावेशी विकास और सतत फास्टर ग्रोथ, ऐसा करके कुछ था उसका थीम। तो वो सब थीम भी जो है ना, रिसेंट वाले का 12वीं का और 11वीं का थीम भी देख लीजिएगा, वो भी अलग से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब क्या हो गया, प्लान का चीज हो गया। प्रोग्राम क्या है? किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रोग्राम के थ्रू होता है। वाला प्रोग्राम सर। हाँ, तो बहुत सारा चीज में प्रोग्राम जुड़ा हुआ लिखेगा आपको, तो प्रोग्राम। चलिए, प्रोग्राम इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी में क्या क्या है, जल्दी जल्दी मुझे 4-5 पॉलिसी बताइए जो भी रिसेंट टाइम में आया है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऐसे बोलना है आपको। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2011 का सर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आधार वाला, वो भी पॉलिसी के अंदर ही आएगा, डीबीटी से कनेक्ट करने वाला। हाँ, डीबीटीएल लिख सकते हैं, डीबीटी लिख सकते हैं। पॉलिसी में आधार लेकिन आधार
आधार, जैसे कि ड्राफ्ट आधार सिटी पॉलिसी आया है आपका, ठीक है, तो ये हाँ। सब चीजें एक्ट वाला भी, एक्ट भी एक अलग से लिख सकते हैं यहाँ कि एक्ट अलग है, पॉलिसी अलग है। एक्ट जो है, एक्ट भी आप कोट कर सकते हैं जगह जगह, जो कि राइट्स इनिशिएटिव में आता है। क्या चीज में आता है? राइट्स इनिशिएटिव, लिख लीजिए उसको एक अलग कैटेगरी के तौर पे। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेना तो आपका आंसर हो जाएगा इतना लंबा। आप बोलेंगे कि सर तो अ, अब बहुत मिल रहा है। तो हम्म। आप ये वाली रिकॉर्डिंग डालने वाले हैं क्या? मेरा वाईफाई थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए अभी जो आपने बिहार का लिखवाया मॉडल, उसके बाद मेरी क्लास अभी डिस्टर्ब हो गई। भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो पॉलिसी में आपने देखा, इंडिया की पॉलिसी के बारे में हमने, नेशनल पॉलिसी के बारे में जिक्र किया। अब आप बात करें यहाँ पे बिहार की पॉलिसीज के बारे में। बताइए, 4 5 6 पॉलिसी बताइए बिहार की। सर इथेनॉल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी, हम्म टेक्सटाइल पॉलिसी कल परसों टेक्सटाइल आया सर, पॉलिसी। टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी। हम्म। और सर फिर ये खादी वाला किधर आएगा, इंडिया में या बिहार में? कौन सा खादी वाला? खादी लिकर बैन का पॉलिसी एक हो गया, लिकर बैन पॉलिसी हो गया 2016 वाला। ये पॉलिसी में आप देखिए, बिहार लेवल पे करिएगा और नेशनल लेवल पे करिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज होती हैं वो यूनाइटेड नेशंस से लीड होती हैं या यूएनएफसीसीसी से लीड होती हैं, पेरिस पैक्ट है, ये सब चीजें हैं जो आप जान रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पॉलिसीज भी आप जगह जगह कोट करते हैं, तो यही मेजरली आपको ये सब चीजें लिखनी है। कुछ कुछ चीजें छूट रही हैं, तो वो सब चीजें आप फिर धीरे 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 इसमें इनकलकेट कर लेंगे। बट इतनी चीजें अगर आप लिख देते हैं, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस लिख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स प्लस इंडाइसेस और इंडेक्सेस। इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडेक्सेस में क्या आ जाएगा बताइए? जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है, WTO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP का रिपोर्ट है, SDI वगैरह। तो ये सब चीजें। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंटर है जो मेजर पॉइंटर है, छूट रहा था। काम करिएगा, जो किसी ने भी इसका नोट्स बनाया ना, इस पेज को जरा मुझे सेंड करिएगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट मुझे याद आ रहा है सेंसस, तो सेंसस 2011 यूनियन का और बिहार का, ये आपको जगह 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 कोट करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, नेक्स्ट, ये लिख लिया सबने, सेंसस जनसंख्या जो है आपका, जनसांख्यिकी, तो उसमें सेंसस यूनियन और बिहार का। अब इसमें एक चीज और भी है, वो है सोशल इंडिकेटर्स। सामाजिक रूप से जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, सोशल इंडिकेटर्स, इसमें बेसिकली क्या क्या आता है मैं बता दूं। सोशल इंडिकेटर्स में आ जाता है आपको लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो होती है, लिटरेसी रेट, ठीक है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर IMR। MMR, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR, अंडर U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, U5MR। तो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर हो गया, IMR हो गया, MMR हो गया, U5MR हो गया। और लिटरेसी में भी बहुत सारा इंडिकेटर आप देख सकते हैं। तो ये सोशल इंडिकेटर्स में ये सब इंडिकेटर्स बहुत प्रभावी हैं जिनको आपको कोट करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो उसमें आपको बेसिक जो है कि कितना पॉइंट बिहार का है, इंडिया का कितना पॉइंट है, ये सब चीज SDI वाला भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना मोर देन एनफ है मेरे हिसाब से आंसर लिखने के लिए इंडियन पॉलिटी में। और जब बेसिक्स पढ़ेंगे और इतनी चीजों को इनकलकेट करेंगे तो बहुत सारा नंबर आपको मिलने वाला है। ये इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा इसमें भी। जैसे कि पॉवर्टी है तो उसमें आपको 1 2 पेज का नोट लिखवाऊंगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट है तो उसके लिए 1 2 पेज का नोट लिखवाऊंगा। ऐसे ऐसे 10 15 सेक्टर का मैं नोट्स करवा दूंगा आपको, मेंस में बड़ा आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का खत्म हुआ।
लेकिन टाइम भी बहुत लग गया, तो सर को मैं लेना चाह रहा था। क्या करें, एक दिन हम लोग बढ़ा दें क्या, जो ओरिएंटेशन सेशन है, क्योंकि मैं 3 दिन में कंफर्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत चीज़ें करानी थी। जैसे आज का आंसर वाला जो है वो अभी बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एनर्जी बची है कि मैं इसको कराऊं, और आप लोगों को रात भर बिठा के तो नहीं रख सकता। तो करेंगे क्या इसको कि कल मॉर्निंग और कल इवनिंग भी इसी को कंटिन्यू रखते हैं, ओरिएंटेशन वाले सेशन को, जिसमें कि रिसोर्सेज कराने हैं। तो पॉलिटी का हो गया है आपका, आईआर का हो गया, करंट इवेंट्स का हो गया। अब क्या बचा है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों कराने में बहुत ज़्यादा सर टाइम। आप बताने वाले थे डेटा वगैरह कहाँ से करेंगे? सारा ग्रेजुअली होगा ना। सुबह में आपने नोट कराया था। वही बोला मैंने कि दिस इज इन कंटिन्यूटी, जो चीज़ें नहीं होंगी वो अगले क्लास में होंगी। तो इंडियन पॉलिटी आपका हो चुका है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इसका रिसोर्स कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। इसको प्रायोरिटी पे लिख लीजिए आप लोग, इसी को करेंगे हम लोग कल पहले। और फिर ये जब रिसोर्स खत्म हो जाएगा, अब जैसे अभी हमने इसको थोड़ा डेप्थ में भी देखा है, बाकी चीज़ों को भी डेप्थ में देखेंगे। डेटा वाला फैक्टर जो है वो आप, तो मेरे में पेंसिल मार रहे हैं क्या मुरारी जी? तो डेटा वाला जो है मैं बताऊंगा आपको, वही मैं अभी बोल रहा था। चलिए अभी के लिए कंक्लूड करता हूँ मैं। आई एम फीलिंग लॉस ऑफ एनर्जी टुडे, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ मैं सही कंडीशन में। सो व्हाट विल डू, और वैसे भी टाइम हो ही गया है, व्हाट विल डू इज़ कि आप लोगों के लिए मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि वो देखिएगा, पॉलिटी वाला जो है वो डिटेल एनालिसिस है आईएएस वाले प्रीलिम्स का, उससे बहुत आपको मिल जाएगा इनपुट। और कल मॉर्निंग में फिर 7 बजे एग्रीगेट हुई आप लोग, 7 से 9 हम लोग वर्क करेंगे। और कल मॉर्निंग में ही होगा तो हम लोग कर लेंगे कुंदन सर के साथ, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, तो विल टॉक ऑन दैट। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन ओके है? सर। अब ओपन है सेशन, आप लोग क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है। नो सर, क्वेश्चंस तो सब हो गए कवर सर। थैंक यू सो मच। आज इसको सर कंक्लूड करते हैं। हम्म। चलिए देन मॉर्निंग में मिलते हैं।